नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। पूरी दुनिया के लिए चीन हमेशा से एक पहेली बना हुआ है। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक भारत भी बड़े भाई जैसे लगने वाले पड़ोसी देश को समझ नहीं पाए। वजह साफ है, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है, जिसका सबूत उसके नेता बीते 74 सालों में हर मौके पर भारत को धोखा देकर देते रहे। पंडित नेहरू, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, ये वो भारत के प्रधानमंत्री के नाम हैं जिन्होंने चीन का दौरा किया और उनसे रिश्ते सुधारने की भरसक कोशिश की। लेकिन नतीजा पूरी दुनिया जानती है। चीन के बारे में एक कहावत तो हमेशा से ही प्रसिद्ध रही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। पड़ोसियों से रिश्ते पे हमेशा उसने जमीन हड़पने की नीति अपनाई है। यही वजह है कि पूरे दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को छोड़ उसका कोई दोस्त नहीं है, जबकि भारत की तरफ से चीन से दोस्ती की हर कोशिश की गई। भारत की आज़ादी से पहले ही जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि चीन और भारत में काफ़ी समानता है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। इसी उम्मीद में शायद प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पंडित नेहरू ने साल 1949 में पहली दफ़ा अमेरिका की यात्रा की, तो अपने देश के गंभीर मुद्दों के साथ चीन को लेकर भी चर्चा की थी। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की वकालत करते हुए अमेरिका के सामने उसे मान्यता देने की बात कही थी। UN में उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका का प्रस्ताव, भारत का समर्थन। चीन को एक करने के लिए सुन यात सेन ने 1912 में क्योमिंतांग पार्टी का गठन किया और रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले अपने अभियान में वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। लेकिन 1925 सुन यात सेन की मौत हो गई और उनकी मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी दो भागों में बंट गई। एक बनी नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी कम्युनिस्ट। चीन के अंदर महायुद्ध की शुरुआत होती है। चीन के इस आपसी संघर्ष का फायदा जापान ने उठाया और इसके बड़े शहर मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। जापान के जाने के बाद दोनों पार्टियों के बीच फिर से सिविल वॉर शुरू हो गया। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन और ताइवान दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओ त्से का शासन था, जबकि ताइवान पर नेशनलिस्ट कुओमिंतांग यानी चियांग काई शेक का शासन था। चियांग काई शेक अपने समर्थकों के साथ फॉर्मोसा द्वीप पर चले गए। इसे ही ताइवान के नाम से जाना जाता है। अमेरिका चियांग काई शेक की सरकार को ही असली चीन मानता था। वहीं नेहरू मान्यता देने की बात माओ वाले पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को देने की बात कर रहे थे। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री डीन एच सेन की तरफ से इसको लेकर नेहरू को दो टूक कह दिया गया कि ऐसा उसका कोई इरादा नहीं है। नेहरू की चीन पर राय को अमेरिका के प्रति उसके नजरिया कायम रखने में भी शुरुआती तौर पर मददगार साबित हुई। हालांकि कोरियाई देशों के बीच छिड़े युद्ध के बाद भारत और अमेरिका की दूरी बढ़ने लगी। उत्तर कोरिया ने चीन की सहायता से दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। वहीं दक्षिण कोरिया को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। अमेरिका ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की सहायता से उत्तर कोरिया को घेरने की योजना बनाई। अमेरिका की तरफ से सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया के हमले के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। सोवियत संघ ने वोटिंग से दूरी बनाई और अमेरिका प्रस्ताव को 11 में से 9 वोट हासिल हुए। भारत ने उस वक्त अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन किया था। चीन के लिए लॉबिंग में लगे नेहरू को लग रहा था कि कोरियाई युद्ध ज्यादा खतरनाक रुख ले सकता है। उन्हें लग रहा था कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी उत्तर कोरिया के पक्ष में युद्ध के लिए आ सकता है। उनका सोचना था कि PRC को मान्यता देकर संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाने से कोरिया युद्ध के दायरे को सीमित रखा जा सकता है। उनका मानना था कि UNSC में अगर PRC को जगह मिल जाती है तो उसकी नाराजगी कुछ हद तक दूर हो सकती है। आदर्शवाद और नैतिकता का बोझ पंडित नेहरू पर इतना ज़्यादा था कि वो चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग करने लगे। पंडित नेहरू के इस रुख से अमेरिका बहुत नाराज हुआ। उस वक्त अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति था, लेकिन पंडित नेहरू खुलकर अमेरिका की नीतियों की आलोचना करते थे। चीन पर कम्युनिस्ट शासकों का राज था। तब पंडित नेहरू को लगा कि चीन के संस्थापक माओ गरीब के नेता हैं और उनका लक्ष्य अपनी जनता को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया करवाना है। अमेरिका ने फिर नेहरू के सुझाव को नहीं दी तवज्जो। पंडित नेहरू का मानना था कि माओ के गुट वाले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से संबंधित मामले को गंभीरता से विचार करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि BN राव ने सुझाव दिया कि कोरिया मामले में बीच का रास्ता निकालने के लिए समिति गठित हो और उसमें उत्तर कोरिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना समेत सभी पक्ष शामिल हो। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसे खासा अहमियत नहीं दी गई। ब्रिटेन के प्रस्ताव का भारत ने किया विरोध। UN की सेना ने उत्तर कोरिया को भारी क्षति पहुंचाई। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटती 38वीं समानांतर रेखा को ही दोनों देशों की सरहद माना जाता था। इसे पार करने का मतलब उत्तर कोरिया में दखल देना होता। लेकिन तभी ब्रिटेन की तरफ से सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें 38वीं समांतर रेखा को पार करने की छूट दी गई। भारत की तरफ से इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। बेवजह दुनिया को चीन का खौफ दिखा रहे थे नेहरू। भारत का मानना था कि 38वीं समांतर रेखा को पार करने की छूट देने पर पीपुल्स रिपब्लिक की तरफ से प्रतिक्रिया आ सकती है। हालांकि अमेरिका का मानना था कि भारत बिना वजह कि पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट चीन का खौफ दिखा रहा है।
पश्चिमी मीडिया में नेहरू के चीन प्रेम की जमकर आलोचना भी हुई। यहाँ तक कि अमेरिकी राजनयिक और राजदूत चेस्टर बाउल्स का मानना था कि किसी ने भी नेहरू को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें कम्युनिस्ट चीन का हितैषी समझा जाने लगा था। चीन को नहीं नाराज करना चाहते थे नेहरू। लेखक एमजे अकबर ने अपने लेख में बताया था कि 1950 में जब कम्युनिस्टों ने चीन पर कब्जा किया तो अमेरिका ने प्रस्ताव दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में चीन की जगह भारत को दे दी जाए। इसे लेकर नेहरू की छोटी बहन और अमेरिका में भारत की राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित ने एक सीक्रेट लेटर भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहता है कि चीन को हटाकर भारत को यूएनएससी का सदस्य बनाया जाए। लेकिन नेहरू ने जवाब दिया कि चीन को हटाकर भारत की जगह लेना हर लिहाजे से बुरा है, इससे चीन से टकराव बढ़ेगा और उसका असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन के लिए लॉबिंग भी की और यह निर्णय लिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को सीट देने के लिए वो कहते रहेंगे। 1955 में सोवियत प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गेनिन ने सुझाव दिया था कि भारत यदि चाहे तो उसे जगह देने के लिए सुरक्षा परिषद में सीटों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 भी की जा सकती है। नेहरू ने बुल्गेनिन को भी यही जवाब दिया कि कम्युनिस्ट चीन को उसकी सीट जब तक नहीं मिल जाती तब तक भारत भी सुरक्षा परिषद में अपने लिए कोई स्थायी सीट नहीं चाहता। चीन में अपनी फैन फॉलोइंग देख फूले नहीं समा रहे थे नेहरू ने 1954 में चीन की यात्रा से लौटने के बाद अंग्रेजों के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे चीन में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। उन्हें जितना सम्मान भारत में मिलता है उतना ही चीन में भी मिलता है। नेहरू ने तब बताया कि चीन के एक शहर में 10 लाख लोगों ने उनका स्वागत किया था। तब ये लोग उनके वहाँ पहुँचने से बहुत उत्साहित थे। चीन ने उन्हें खुश तो कर दिया, लेकिन वो उनकी मंशा को समझ नहीं पाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के कई प्रस्तावों का विरोध किया और चीन को आक्रमणकारी के रूप में देखने से भी गवारा नहीं समझा। हालांकि कम्युनिस्ट चीन की वकालत करना और अमेरिका की नाराजगी मोल लेना आगे चलकर कितना बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ, जब 1962 में हिंदी चीन भाई भाई का नारा लगाते हुए उसी चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो आज हमने आपको नेहरू और चीन की दोस्ती की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी।